जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एमसी ने कुछ साइकोपैथ्स को मार दिया था, जिसकी वजह से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के कुछ लोग एमसी के खिलाफ लग रहे थे। फिर हमें साउथ कोरिया रिटर्नर एसोसिएशन की साउथर्न कोरियन ब्रांच को दिखाते हैं। यहाँ एक चश्मा पहने लड़की ब्रांच मैनेजर को आवाज लगा रही थी और वो कहती है क्या मुझे आपका थोड़ा समय मिल सकता है, पर वो जब अंदर आके देखती तो ब्रांच मैनेजर तो सोता हुआ पड़ा था और वो कह रही थी हाँ ये फिर सो गया। देन वो लड़की इसे जगाने लगती है और बेचारा ब्रांच मैनेजर की हालत से ही पता चल रहा था कि वो कितना ज्यादा थका हुआ बंदा है, पर वो लड़की कहती है जाग जाओ ब्रांच मैनेजर यूनजोंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। तो ब्रांच मैनेजर परेशानी से उठते हुए पूछता है हाँ बताओ अब क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम आ गई। तो लड़की एक पेपर दिखाते हुए कहती है कि एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो ने आपसे कॉपरेशन की एक रिक्वेस्ट भेजी है। फिर ये ब्रांच मैनेजर उससे पेपर लेके पढ़ने लगता है और वहां से इसको पता चलता है कि पहले जो हमने 3 ज्वेलरी चोरों को पकड़ा था उस केस का और इन मर्डर केसेस में कुछ तो कनेक्शन है। फिर वो इस फाइल के अकॉर्डिंग एमसी को इमेजिन करता है हायोई मास्क में एक डार्क मैजिक यूजर, और इसने क्या परफेक्ट इमेज इमेजिन की है। और हान जो रोज क्रिमिनल्स को मारने के दौरान मास्क पहनता है, उस मास्क का नाम है हायोई। फिर बंदा इस फाइल को अपने मुंह पे रखता है और पीछे लेटते हुए गहरी सांस भर के कहता है पब्लिक सेफ्टी की सिचुएशन तो नर्क में जाने वाली है, पर ये देख के ऐसा नहीं लगता कि ये लोग हमें रीइंफोर्समेंट भेजेंगे। फिर वो कहता है कि मुझे इस केस को उस बंदे को दे देना चाहिए। ये सुनकर तो उसके असिस्टेंट के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो इसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है क्या वो पर्सन तो एक मर्डरर है, ऐसा तो बोलो भी मत। फिर ये बंदा फ्रस्ट्रेशन में उठते हुए कहता है ये मैं बोल रहा हूँ, उसके पास स्किल्स हैं, अगर हम उसके ऊपर थोड़ी सी लगाम लगाएं तो एक एक्सीलेंट कुत्ता बन सकता है। देन वो फिर से चेयर पे लेटते हुए गहरी सांस भर के कहता है क्या वो गार्डियंस को ज्वाइन नहीं कर सकता? गार्डियंस इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। फिर उसकी असिस्टेंट कहती है मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत सारा काम है, पर फिर भी। देन वो बगल में डॉक्यूमेंट्स के पार्ट की तरफ इशारा करते हुए कहती है तो अब बकवास करना बंद करो और तुरंत ही अपने काम पे लगो। ये सुन के ब्रांच मैनेजर का चेहरा ऐसा लग रहा है कि वो अगले ही पल बस रोने ही वाला है, और होता भी कुछ सिमिलर ही है। उसकी फ्रस्ट्रेशन जवाब दे जाती है और वो पेपर्स को आसमान में उड़ाते हुए कहता है हाँ मुझे उन क्रिमिनल विलेंस को पीटने जैसा मन कर रहा है। फिर हमारा सीन एमसी की तरफ जाता है, वो भी अंगड़ाइयां लेते हुए कहता है उन क्रिमिनल विलेंस को स्मैश करना तो सच में बहुत सेटिस्फाइंग होता है। और भाई ये कौन सी जगह पे रह रहा है, बाहर का नजारा तो देखो कितना मस्त है। फिर वो पास्ट के बारे में सोचता है कि जब उसे कोई क्रिमिनल्स मिले थे, और वो हमें बताता है कि यूजुअली अगर कोई सीरियल किलर मिलता है तो मैं उनको सीधा मार देता हूँ, या फिर अगर कोई नॉर्मल क्रिमिनल होता है तो उसके अंदर टेरर का कर्ज डाल देता हूँ और थोड़ी बहुत पनिशमेंट देता हूँ। और हम देख पाते हैं कि उसके बगल में हान भी खड़ा था और वो कहता है कि लगता है हमें इन क्रिमिनल्स पे अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता चला है कि इन क्रिमिनल्स ने अपनी विलन ऑर्गेनाइजेशन भी बना रखी है जो कि पब्लिक ऑर्डर में क्योस फैलाती है। फिर वो नीचे खेलते हुए बच्चों को देखता है और वो कहता है वेल अभी के लिए इतना ही काफी है, तो क्या हमें दूसरे वर्ल्ड पे अटेंशन देनी चाहिए। फिर हमारा सीन अदर वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पर एक बुढ़ा रोते हुए कहता है डियाना आरोन, और हमें दिखाते हैं कि एमसी ने डियाना और आरोन को उनके अंकल के पास पहुंचा दिया है। वो हंसते हुए रोते हुए कहता है कि तुम लोगों के ये दिन बहुत ही ज्यादा हार्ड गए होंगे, तुम लोगों ने सच में बहुत हार्ड वर्क किया है। यहाँ पर उसके जो बच्चे होते हैं वो भी रोते हुए कहते हैं नहीं नहीं अंकल हम लोग ठीक हैं। ये फैमिली सीन देख के एमसी भी रिलीफ फील करता है और वो भी सोचता है कि इसका अंकल तो सच में अच्छा पर्सन लग रहा है। फिर वो एक किलर स्माइल देते हुए सोचता है कि अगर इस बंदे ने थोड़ा बहुत भी सस्पिशियस एक्शन दिखाया होता ना तो अच्छा सा खर्चा पानी देता है इसको, पर अब तो इसकी कोई जरूरत नहीं लग रही है। फिर डियाना का अंकल एमसी से हाथ में लाता है और दोनों बच्चों को उसके घर तक पहुंचाने के लिए थैंक यू करता है, पर अपना एमसी भी इन तारीफों को दिल पे नहीं लेता। वो तो यही कहता है कि मैंने तो बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। फिर डियाना भी उससे कहती है मिस्टर आपने अभी तक मेरे लिए जो कुछ भी किया उस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और वो इसको अच्छे से गले लगा लेती है और रोने भी लग जाती है, और ये एक इमोशनल सीन बन जाता है। इससे एमसी भी अंदर से बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर वो इससे हंसते हुए कहता है हे ऐसा कुछ नहीं है कि अब हम कभी नहीं मिलने वाले, मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुमसे आते जाता रहूं, यहीं पे मिलता रहूंगा, और इस टाइम में तुम भी ये मेक श्योर करना कि तुम भी हेल्थी और ब्रेव रहो, ठीक है। फिर ये लड़की रोती हुई अपना सर उठाती है और वो इसको बताती है मिस्टर मैं पहले तो थोड़ी बहुत चिंता कर रही थी क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ज्यादा से ज्यादा बदलती जा रही थी, पर जैसा कि मैंने सोचा था आप बहुत ही अच्छे पर्सन हो तो अब मुझे अच्छा लग रहा है। तो एमसी भी कंफ्यूजन में डियाना से पूछता है क्या तुम्हें लगा कि मेरी पर्सनैलिटी बदलती जा रही है, और वो मन में सोचता है कि ये पर्सोना का इफेक्ट हो सकता है। फिर वो हांस के बारे में सोचता है कि उसके ऊपर जब पर्सोना का इफेक्ट दिया था तो वो नेगेटिव इमोशन शो करता था और वो अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करता था, और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये अटेंशन सीकिंग ट्रेट हो सकती है। और दूसरी तरफ हांस जो कि इन्फिल्ट्रेशन और झूठ बोलने में फोकस करता है। ऐसा लगता है कि हांस को काम एंड कंपोज्ड पर्सनैलिटी मिली है। काम एंड कंपोज्ड का मतलब कि हर सिचुएशन में शांति से डिसीजन लेने वाला। यहाँ डियाना पूछती है कि वैसे मिस्टर आप कहाँ जाने वाले हो, तो अपना एमसी सोचता है मैं। फिर वो एक हाई टावर की तरफ देखता है और वो सोचता है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के किसी पिलग्रिमेज में जाने की सोच रहा हूँ। पिलग्रिमेज मतलब कि पहाड़ों जैसा या फिर किसी वैली टाइप का एरिया। फिर हमें एक ऐसी पिलग्रिमेज को दिखाते हैं जो कि चारों तरफ से पेड़ पौधों से घिरा हुआ है, और हमें पता चलता है कि ये तलारिया किंगडम की कैपिटल
कैपिटल है और अपना एमसी भी यहाँ आ चुका है और वह हमें बताता है कि मेरे पास बस एक ही रीजन है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ और वो इकलौता रीजन ये है कि तलारिया किंगडम की कैपिटल में ही चर्च ऑफ गॉडेस का हेडक्वार्टर है और ये टेम्पल ईस्टलैंड का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट टेम्पल है। और वो देख पा रहा था कि रोड पे इस चर्च के नाइट्स भी घूम रहे थे। फिर वो एक सुनसान गली में आ जाता है और वो कहता है ठीक है यहाँ पर तो अब मुझे कोई नहीं देखने वाला। देन वो एक कमांड देता है कि मेरे लिए एक नए अवतार को समन करो और इस अवतार का नाम होगा हेनलेच। और अगले ही पल हान के जैसे दिखने वाला एक नया क्लोन तैयार हो जाता है और हेनलेच ने अपने बाकी क्लोन से जो स्किल शेयर की है वो है माइंड हब पर्सोना सुपर रिकवरी सेरेनिटी और इसकी खुद की यूनिक ट्रेट है वॉरियर स्पिरिट। इस स्किल से होगा ये कि जिसके भी साथ कॉम्बैट या ट्रेनिंग वगैरह करेगा तो उसके अंदर इसके स्किल्स या एक्सपीरियंस में एडिशनल बोनस मिला करेगा। फिर हेंस सेकंड अपना सारा सामान हेनलिच को थमा देता है और वो कहता है वैम्पायर की बॉडी के साथ इस होली सिटी में घूमना तो बहुत खतरनाक होगा, तो ये सारी चीजें लो और तुम यहाँ पे घूमो, अब तुम्हारी बारी है शाइन करने की। फिर हमारा सीन चेंज होता है। एक जगह पे कोई बुड्ढा कहता है नेक्स्ट बिलीवर प्लीज आगे आइए और नेक्स्ट बिलीवर अपना एमसी होता है। वो एमसी आते ही सीधे ही इसके सामने बहुत सारा गोल्ड रख देता है और ये बंदा इससे बहुत ही हैरान और खुश हो जाता है। वो बुड्ढा हैरानी से पूछता है ये कितना होगा, तो अपना एमसी बताता है ये मेरी पूरी कमाई है। ये सुन के ये दोनों ही बहुत हैरान हो जाते हैं। अपना एमसी बोलता है मैं अपना सब कुछ गॉडेस को डेडिकेट करना चाहता हूँ और होली नाइट बन के उनकी विल को पूरा करना चाहता हूँ। और इस टाइम पे हेनलिच सच में बहुत सिंसियर लग रहा है और वो मन में सोचता है अब तक मेरे सारे अवतार्स अनडेड वैम्पायर या फिर डार्क मेज ही रहे हैं और वो सारे ही अवतार डार्कनेस की ओर ही इशारा करते हैं, पर इस बार मेरा अवतार सेक्रेट सॉर्ड उठाने वाला होली नाइट रहेगा जो सबके द्वारा रिस्पेक्ट किया जाएगा। और अपने एमसी की स्माइल सच में बहुत क्रीपी लग रही है और वो ठान लेता है कि वो किसी भी कीमत पे होली नाइट ऑफ द लाइट बन के रहेगा। फिर मूंछों वाला आदमी टेबल पर जोर से हाथ पटकता है और वो कहता है ठीक है, और वो पूरी खुशी के साथ कहता है जवान आदमी तुम्हारी स्पिरिट तो सच में बहुत अच्छी है, मैं एक इंस्ट्रक्टर के तौर पे तुम्हें एक एक्सीलेंट होली नाइट बनने के लिए ट्रेन करूंगा। तभी बगल में खड़ा बुड्ढा इससे बहुत हैरान हो जाता है और वो कहता है एक मिनट रुकिए सर मार्को, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना ज्यादा डोनेशन देता है, हम ऐसे ही किसी अनजान व्यक्ति को होली नाइट थोड़ी बना सकते हैं। पर मार्को दी मुच्छड़ वो तो अपने एमसी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया था। वो बहुत ज्यादा हंसते हुए कहता है तुम चिंता मत करो, अगर इसके अंदर कोई उल्टे सीधे विचार हैं भी तो होली नाइट की ट्रेनिंग के दौरान वो सामने आ ही जाएंगे। फिर वो एमसी से ही पूछता है क्या तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम अपना ट्रू नेचर हमें दिखा सकते हो? और हेनलिच तो बिना किसी हेजिटेशन के तुरंत कहता है एब्सोल्युटली। और हमें अगले ही पल दिखाते हैं कि एमसी इतनी जोर जोर से हाफ रहा है, वो पानी पानी मांगता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। और दूसरी ट्रेनिंग में दिखाते हैं एक भारी बॉल एमसी की तरफ आ रही है और वो भी सोचता है व्हाट द हेल, ये किस तरह का पागलपन है, और उससे ना चाहते हुए भी उस बॉल को टैकल करना पड़ता है। फिर ट्रेनिंग करते हुए एमसी हमें बताता है कि मुझे ट्रेनिंग करते करते 1 महीना हो गया है और शुरुआत में तो मुझे लगा था ये होली नाइट ऑर्डर बहुत ज्यादा नोबल और कूल है, पर रियलिटी में तो ये माचो परवर्ट ग्रुप है। और यहाँ हमें दिखाते हैं कि सभी लोग अपनी मसल्स को ही ट्रेन किए जा रहे हैं और अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहे हैं, एक और हेनलिच भी यहाँ बड़ी मुश्किल से ट्रेनिंग को संभाल पा रहा है। वहाँ पे ट्रेनर चिल्लाता है ट्रेनिंग नंबर 12 तुम फोकस करो, तुम्हारा फोकस क्यों निकल रहा है, क्या तुम यहाँ के नियम को भूल गए हो, कभी भी ट्रेनिंग करते टाइम पे प्रेयर को बंद नहीं करना है। और वो बेचारा ट्रेनी तो उस बॉल के नीचे दबाई जा रहा है और यहाँ पे ट्रेनर आके और चिल्लाता है ऑलराइट ठीक है अपनी प्रेयर को कंटिन्यू करो। और ट्रेनी चिल्लाता है हाँ ठीक है कर रहा हूँ, और वो गॉडेस को चिल्लाने लगता है, आवाज लगाता है गॉडेस गॉडेस। उसका ट्रेनर चिल्लाता है ओए जोर से और जोर से फोकस करो, ट्रेनिंग करते टाइम पे प्रेयर रुकनी नहीं चाहिए ताकि ये प्रेयर तुम्हारी बॉडी को फिर से रिस्टोर कर सके। और ये ट्रेनी भी अपनी गॉडेस को प्रेयर करते करते उस बॉल को एक और बार उठा लेता है और ट्रेनर चिल्लाता है हाँ एक और बार जरूर होगा जरूर। और ये सब देख के अपना घबराया एमसी पसीने में लथपथ हुए सोचता है ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में बार बार प्रेयर करने की वजह से हमारा फेथ भी स्ट्रेंथन होता है और हमारी डिवाइन पावर भी ताकतवर बनती है। यहाँ एक बंदे को दिखाते हैं जो कि नुकीली गदा से मार खाने पे और अच्छा लग रहा है इसको, और ये कहता है और मारो। दूसरे बंदे को दिखाते हैं जो कि अपनी मसल से ही उस गधे को दबा रहा है। भाई साहब क्या पागल हो गए लोग। और सभी लोग गॉडेस का नाम चिल्ला रहे होते हैं, उनकी बॉडी स्ट्रांग हो रही होती है। और अपना एमसी देख के सोचता है क्या इन सबको ऐसे ठरकियों जैसे ट्रेनिंग करना जरूरी है। और ऊपर 2 ट्रेनर्स खड़े होते हैं जो लोगों को रिक्रूट करते हैं। एक ट्रेनर कहता है मार्को जो तुमने ट्रेनिंग को रिक्रूट किया है वो कोई मजाक तो नहीं है, और यहाँ मार्को भी कहता है हाँ। और वो एमसी की तरफ देखते हुए कहता है इवन बैप्टिज्म से पहले भी उसकी बॉडी इतना ज्यादा वेट उठा पा रही है, उसके शोल्डर्स और उसकी लोअर बॉडी अनरिकॉग्नाइजेबल स्टेडी हो चुकी है। मैं तो इंतजार भी नहीं कर पा रहा कि ये बैप्टिज्म के बाद कितना स्ट्रांग हो जाएगा। और यहाँ अपने एमसी को खतरनाक चिल्स फील हो रहे होते हैं और वो सोचता है ये मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ ठरकी लोग घूर रहे हैं, मैं इन ठरकियों के ग्रुप से अटेंशन नहीं पाना चाहता। और अपना ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में ये लोग बैप्टिज्म सेरेमनी में जाएंगे। और तुम लोगों को क्या लगता है अपना एमसी गॉडेस से लाइट रिसीव कर पाएगा? और गॉडेस की नाक के नीचे से क्या वो अपनी इंटेंशन छुपा के कोई होली नाइट बन पाएगा? अब ये देखने के लिए तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करो। और अब हम
मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।